एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारा जो कक्षा का समय है वो शुरू होने जा रहा है। आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ते जाइए। जितनी जल्दी आप यहाँ उपस्थित रहेंगे उतनी जल्दी ही ये कार्य क्लास हमारी शुरू हो जाएगी। पिछले 2-3 दिनों के अंदर हमने हिंदी की प्रारंभिक रूपरेखा को जानने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया। अब उसके बाद में अभी भी हमारी वर्णमाला का काम, हमारे जो ध्वनियाँ हैं उनका काम खत्म नहीं हुआ है। उनके बारे में आज हमारी क्लास होगी। आप लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आप सबको एक बार पुनः सृष्टि क्लासेस नौहर की तरफ से हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। इतनी बड़ी संख्या में आप हमसे जुड़ते जाएंगे, हमारा हौसला, हमारा बूस्ट उतना ही होता जाएगा। बिना आपके सहयोग के हम भी कुछ नहीं हैं। तो बड़ी आशा के साथ आपके साथ जुड़ रहे हैं हम, और आपके जितना ज़्यादा जुड़ाव होता जा रहा है, हम बार बार आपसे एक ही निवेदन करते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने साथियों तक पहुंचाइए। जहां जहां पर भी ये क्लासेस जाएंगी वहां से निस्संदेह उनका जो जुड़ाव हमसे होगा वो हमें कहीं ना कहीं, आपको भी और हमें भी, इस चीज़ का फल मिलेगा। इससे बीच में मैं एक सूचना आपको दे देता हूँ कि सृष्टि क्लासेस नौर की तरफ से दिल्ली पुलिस का बैच दिनांक 23 तारीख को शुरू कर रहे हैं। सोमवार का दिन है और बहुत नॉमिनल फीस रखी है हमने इसकी, कि केवल 1100 रुपये प्रति माह के हिसाब से है, और अमूमन 2 से ढाई महीने के अंदर ये सिलेबस पूरा हम करवा देते हैं। इसके साथ साथ आपको देखें तो 2 दिन का डेमो फ्री रहेगा। उसके बाद साप्ताहिक जो टेस्ट है वो OMR शीट पर, क्योंकि अक्सर गड़बड़ यही होती है कि जब हम परीक्षा में बैठे होते हैं तो दबाव इतना ज़्यादा होता है कि OMR शीट में गड़बड़ हो जाती है। एक ही जगह बी वाला उत्तर लिखा गया या बी की जगह सी का गोला का भरा गया, तो उसका प्रैक्टिस हम साथ साथ ही करवाते हैं, ताकि ऐसा कोई दबाव आप पर उस समय वहाँ नहीं रहे, वो प्रेशर आपके ऊपर से रिलीज हो जाए। तो इसके लिए साप्ताहिक OMR शीट पर आपके टेस्ट होंगे और रोज़ाना प्रैक्टिस सेट होगा। लगभग 200 से 500 क्वेश्चन जो है वो आपसे रोज़ पूछे जाएंगे। तो उसका लाभ आपको हर जगह मिलेगा, हर संभव मिलेगा। और आप संपर्क करना चाहते हैं तो ये नीचे आपको नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए। ये हमारी ऑफलाइन क्लासेस की सूचना मैंने आपको दी है। इसके बाद हम अपनी क्लास शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग जुड़ गए हैं मेरे हिसाब से, अभी और थोड़ा सा शेयर कीजिए प्लीज़। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा लोगों को ये बात पहुंचेगी, हमारी खबर पहुंचेगी, और आप पर ही हमारा सारा दारोमदार है। तो आपसे बड़े सहयोग की अपेक्षा रखते हैं हम। और एक बात मैं इससे पहले और भी कहना चाहता हूँ कि जो नौहर क्षेत्र है वो स्टूडेंट की दृष्टि से बहुत बड़ा एक एम्पायर है। यदि हम देखें तो इतने ज़्यादा यहाँ पर लोग हैं और विद्यार्थी हैं जिनका पढ़ाई रुझान हमेशा रहा है। मैं यहीं से बिलोंग करने वाला हूँ, लेकिन हम कभी पढ़ने के लिए दूर गए, बाहर गए। अब यदि हम वो उसी चीज़ को लेकर के देखें कि जो बाहर वाले लोग हैं वो यहाँ आकर के यदि आपको पढ़ा रहे हैं, आपको कक्षाएं दे रहे हैं, तो इससे बढ़िया बात कुछ नहीं हो सकती। आपका आर्थिक रूप से भी आपको बहुत सहारा मिलता है उस चीज़ का। एक कहीं आप दूसरे शहर में, नए शहर में, बड़े शहर में जाते हैं तो वहाँ के खर्चे आपको संभालने पड़ते हैं, वो घर की व्यवस्था को देखना पड़ता है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो आपके ही क्षेत्र में उपलब्ध हम करवाने के प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले भी सृष्टि क्लासेस ने जो जो आपसे वादे किए थे, जैसे जैसा उन्होंने कहा डायरेक्टर सर ने, वो सब बातें आप तक पहुंची और वो हमने पूरी भी की हैं। और आने वाले समय में आप लोगों के सहयोग से ही हम और बेहतर तरीके से अपनी सेवाएं आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। तो आप लोग अपना सहयोग बनाए रखिए। जितना ज़्यादा आपका सहयोग रहेगा उतना ज़्यादा ही हम लोग आपके लिए ज़्यादा सुविधाएं प्रदान करते जाएंगे। ये दोनों तरफ गिव एंड टेक का मामला है। आप जितना ज़्यादा हमसे जुड़ेंगे उतने ज़्यादा आपको और बेनिफिट मिलेंगे। एक से एक बढ़िया फैकल्टी हम यहाँ उपस्थित करवाने का प्रयास कर रहे हैं, और लगभग ऐसा हो चुका है कि हमने अच्छी एक फैकल्टी यहाँ जोड़ ली है जो बाहर दूसरे स्थानों पर पढ़ा रहे थे, अच्छे नामवर थे और उन्होंने अच्छे रिजल्ट्स दिए। वो सारे फैकल्टीज जो है वो आज इस समय सृष्टि क्लासेस नंबर में आपके लिए उपस्थित है। और वन बाय वन आपको सभी जो टीचर्स हैं उनसे रूबरू होने का मौका मिलेगा, बशर्ते कि आप इतना सहयोग हमारे साथ बनाते हैं। तो आप लोगों को एक बार पुनः शुभकामनाएं। आज हम अपना टॉपिक शुरू कर रहे हैं, उन्हीं ध्वनियों के बारे में बात करेंगे। तो आज का जो हमारा काम है वो इस बात को लेकर के है कि हम जो बोलते हैं उसको बोलते हैं उच्चारण। और उच्चारण का एक स्थान होता है। कहने को तो हम सभी यही बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं, लेकिन वास्तव में मुख तो एक माध्यम है। मुख के अंदर बहुत सी चीजें हैं, बहुत से ऐसी जगहें हैं, बहुत से ऐसे का हमारे तंत्र हैं जो सब सक्रिय होते हैं, और वो अपने अपने हिसाब से यादृच्छिक बोलते हैं हम इसको, स्वेच्छा से हम जैसा वर्ण चाहते हैं वैसा उच्चारण कर लेते हैं। मुख तो एक ही है,
लेकिन उसके अंदर स्थान है वो अलग अलग है। और जब उस स्थान विशेष को वो वर्ण के साथ हम संपर्क करके बोलना चाहते हैं तो वैसी ही ध्वनि आती है जैसा हम चाहते हैं। तो इसका व्यवस्था है उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान को जानने से पहले आपको स्थानों का पता होना चाहिए, और जितना ज़्यादा आपको स्थानों का पता होगा उतना ही ज़्यादा आप इसको सीख पाएंगे। मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ, हालांकि मेरी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी आपको काफ़ी समझने को। ये मैंने मुख का एक चित्र बनाया है। अब यहाँ से दो जो नलियाँ हैं वो हमारे मुख से नीचे उतरी, जो एक फेफड़ों में जाती है और एक हमारे अमाशय में जाती है। तो जो अमाशय तक जाती है उसका नाम दिया हुआ है आहार नाल। आहार ग्रंथि भी कहते हैं इसको। जो भी हम कुछ खाते हैं पीते हैं वो सब हमारे पेट के अंदर चला जाता है। तो वो एक ग्रंथि है, एक नाल नली उतरी हुई है जिसको आहार नाल कहते हैं। और दूसरी जो हमारे फेफड़ों से संपर्कित है, दोनों फेफड़ों से जिसका संपर्क है, उसको कहते हैं नाल। श्वास जो नाल है उसका ही सारा खेल है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखें कि जितने भी हम वर्ण बोलते हैं वो सब खेल श्वासों का है। एक हमारे बहुत बढ़िया शायर हुए हैं गोपाल दास नीरज, उन्होंने कहा था कि तन से भारी सांस है, बात समझ लो खूब, मुर्दा जल में तैरता, जिंदा जाए डूब। तो ये श्वासों का खेल है। जब तक सांस चल रही है तभी तक ये ध्वनियां भी आ रही हैं, ये बातें आप तक पहुंच रही है, आप भी बोल रहे हो। और जब श्वास बंद हो जाता है तो फिर ये ध्वनियां भी बंद हो जाती। दूसरी बात और महत्वपूर्ण बात कि जितनी भी ध्वनियां हम बाहर निकालते हैं ये वर्णमाला की व्यवस्था के अनुसार, तो श्वास हमारे अंदर से बाहर की तरफ गमन करता है, बाहर आता है। अंदर की तरफ सांस को खींचते हुए आप किसी भी वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते। ये शुद्ध रूप से प्रायोगिक विषय है ध्वनियों का विज्ञान, तो हमने उच्चारण स्थान नाम दिया है। ये केवल और केवल तभी हो सकता है जब हमारी श्वास बाहर से निकले और निकलती चली जाए। तभी आप क ख ग प म ग जितने भी वर्ण आप बोल रहे हो वो सब के सब श्वासों को बाहर फेंकते हुए होता है। अंदर सांस को खींचते हुए आप किसी भी वर्ण का उच्चारण नहीं कर सकते। चाहो तो मैं आपको समय देता हूं, आप अभी अभी प्रयास करके देख लीजिए कि आप सांस को अंदर खींचें और फिर किसी वर्ण का उच्चारण करें। संभव नहीं है, करके देख लिया होगा मेरे हिसाब से। तो श्वासों को बाहर जब फेंकते हैं तो वो श्वास जब बाहर निकलती है तो हमारे मुख के अलग अलग स्थानों को संपर्कित करती है, और उन संपर्क में आने वाले स्थानों के आधार पर ही हमारे वर्णों की व्यवस्था की गई है। और बहुत बड़ा वैज्ञानिक इसके पीछे कारण छिपा हुआ है। और खास बात यह है कि जो वैज्ञानिक वर्गीकरण ध्वनियों का उस समय किया गया था वो आज तक वैसा का वैसा ही लागू है, उस नया आ ही नहीं पा रहा। कारण कि उस समय का जो ध्वनि विज्ञान है, ध्वनि तंत्र है, उस जानकारी हमारे उन वेद विशारदों को थी, उन ध्वनि के ज्ञाताओं को थी। तो उन्होंने जो वर्ग बनाए, उन्होंने जो व्यवस्थाएं दी, उन्होंने जो स्थान बताए, आज भी वही चल रहे हैं। अब हम स्थानों की बात करें तो स्थान के रूप में यदि हम बात करें तो सबसे पहला जो स्थान है वो नाम दिया गया है कंठ। जब आप क, ख, ग, घ, ङ, ह इतने सारे वर्णों का उच्चारण करते हैं तो आपका मुख बिल्कुल एक जैसा है। आप बोल करके देख लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए साथ साथ। क, ख, ग, ह, ङ, ह। इन सारे वर्णों को बोलते समय आपके मुख में कोई परिवर्तन, कोई विकार नहीं हो रहा। अर्थात जो श्वास हमारी बाहर निकल रही है वो सारी की सारी श्वास मुख के इस स्थान को स्पर्श करते हुए, जिसका नाम है कंठ, वहां से स्पर्श करती हुई, और कहीं पर मुख का कोई भी भाग जो है वो कहीं पर सक्रिय नहीं हो रहा है। तो ये पहला जो हमारा स्थान है वो है कंठ। केवल स्थानों की बात बता रहा हूं मैं कि पहला स्थान है वो कंठ। इसके बाद इससे थोड़ा सा जब बाहर की तरफ आते हैं तो यहां पर आपने कभी गौर किया होगा, मुख के अंदर एक झिल्ली सी लटकती है, काकल बोलते हैं उसको हम। और शैशवावस्था में जो बच्चा शिशु है, चाहे वो 2 महीने का है, 3 महीने का है, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर उसका एक पिलपिला स्थान होता है, उसको भी तालवा बोलते हैं।
लेकिन वास्तव में वो तालवा नहीं होकर के वो ब्रह्मरंध्र है। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे ये बंद हो जाता है, कपाट बंद हो जाता है। अभी आप हाथ लगा करके चेक कर सकते हो कि यहाँ पर वो पिलपिला स्थान जो था कभी, वो ये लगभग 2.5-3 महीने तक रहता है। उसके बाद धीरे धीरे हड्डी बढ़नी शुरू हो जाती है और यहाँ से ये बंद हो जाता है। तो आपने कभी अनुभव किया होगा कि कई बार जब वो बच्चा जो है उसके आसपास कोई दूसरा खेल रहा हो, 3-4 साल का, अबोध है, उसको ज्ञान नहीं है, तो वो कई बार उसको, क्योंकि वो फुदकता है यहाँ से, जिसके बच्चे के सिर पे बाल कम होते हैं तो यहाँ से ये फुदकता हुआ दिखाई देता है। तो होता क्या है कि वो दूसरा जो छोटा बच्चा है वो उसको दबा देता है। और दबाने का नुकसान क्या होता है कि जो बच्चा है वो चीखता है, चिल्लाता है। और चीखने चिल्लाने के भी पीछे एक कारण है, वो क्योंकि बोल करके बता नहीं सकता भी मुझे क्या समस्या आ गई है, तो वो अपने आप को कैसे रिएक्ट करता है कि वो चीखता है, चिल्लाता है, तो घर की जो सयानी औरतें होती है वो तुरंत जान जाती है कि किसी ने शायद इसका ये दबा दिया है। और फिर उसको बचाने के लिए या सुरक्षित करने के लिए वो उसके मुंह के अंदर अंगूठा लगाती हैं और इसको वापस लिफ्ट कर देती है। वो तालवा ऊपर चढ़ जाता है और बच्चे को एकदम आराम मिल जाता है। अब वो जो छटपटाहट है वो क्यों हुई, इसको आप ये समझे कि जब ये स्थान दबा तो इसका सीधा कनेक्शन आपके कर्णविवर से है। इसी के स्थान पर ये आप गौर करेंगे कभी, आप अब क्लास होने के बाद में भी आप चेक कर लेना कि वो जो तालू लटक रहा है नीचे, एक काकल जिसको अपने कहा स्वर तंत्रिका, वो यहाँ बिल्कुल कान की सीध के अंदर यहाँ है, नीचे है। और इस प्रेशर का, यहाँ से प्रेस करने का नुकसान क्या होता है कि उस बच्चे का कर्णविवर बंद हो जाता है, सुनाई देना बंद हो जाता है। और यदि ये स्थिति आधा पौन घंटा रह जाए तो हो सकता है कि वो हमेशा के लिए डैमेज हो जाए, उसका श्रवण यंत्र, सुनाई देना उसको बंद हो जाए। और संसार में जितने भी गूंगे हैं दरअसल वो बहरे होते हैं, क्योंकि जब उनको कुछ सुनाई नहीं देता तो उसको बोलना, उच्चारण करना वो सीख नहीं पाता। तो ये एक कारण होता है। तो जो सयानी औरतें होती है वो अंदर से हाथ को लगा करके, अंगूठे को लगा करके उसको वापस लिफ्ट कर देती हैं। और इस अब यहाँ जो स्थान है उसको हमने नाम दिया है कान, है यहाँ पर। और इस कान के साथ ही ये कनेक्शन है यहाँ पर। तो इस स्थान का जो नाम है वो है तालु। तो पहला जो स्थान है हमारा कंठ है और दूसरा स्थान है वो तालु है। अब इससे जब थोड़ा सा और बाहर आए तो आप फिर प्रैक्टिस करते देखें, आपका जो मुख है वो अंदर से गोलाकार है, फ्लैट नहीं है, फ्लैट नहीं है, बल्कि यूं गोलाई लिए हुए है। यहाँ पर आपके दांत हैं तो दांतों से ऊपर चढ़ते गए और फिर वापस ये नीचे, इस तरीके से ये आपके मुख के अंदर से भाग बनता है। संस्कृत का एक शब्द है मूर्धा, इसका शाब्दिक अर्थ होता है ऊपर, और यदि इसका अन्य अर्थ करते हैं तो ऊंचा। और कई बार इसका अर्थ इस शब्द के साथ भी जोड़, जैसे तुलसीदास हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवि हैं, कालिदास संस्कृत के मूर्धन्य कवि हैं। तो मूर्धन्य का मतलब श्रेष्ठ भी होता है। और मूर्धा का शाब्दिक अर्थ यदि आपसे कोई पूछे तो उसका अर्थ होता है ऊपर या ऊंचा। तो आपके मुख के अंदर जो सबसे ऊंचा स्थान है, यदि आप देखें तो इसकी तुलना में यहाँ ऊंचाई है, इसकी तुलना में यहाँ पर ऊंचा है, सबसे ऊपर का स्थान है, उसी का नाम ता है। अब आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल फिर करके देखिए, ट, ठ, ड, ढ, इन वर्णों का जब उच्चारण करते हैं तो आपकी जीवा ऊपर जाती है। और खास बात क्या है कि जितनी ज्यादा ऊपर जाएगी, यानी कि जो हमारे अधिकतम ऊंचाई है, उसको जाकर के जीवा का अगला हिस्सा जब स्पर्श करता है तो आपको ट, ठ, ड, ढ, ण की ध्वनियां स्पष्ट सुनाई देती, शुद्ध सुनाई देती। और दूसरा बार फिर प्रयास कीजिए कि आप मसूड़ों से थोड़ा सा ऊपर, वहां पर विवाद जाए, उससे ऊपर नहीं जाए, और ट, ठ, ढ का उच्चारण करके देखें तो आपकी ध्वनि में विकृति आ जाएगी। तो शुद्ध उच्चारण यदि है तो वो जितना ऊंचा ले जा सकते हो, मुख के ऊपरी भाग को स्पर्श करोगे उतना ही ज्यादा वो होता जाएगा। तीसरा जो हमारा स्थान है वो है मूर्धा। तीसरा जो स्थान है जो सबसे ऊंचा है उसका नाम है
अब गौर करें आप कि कंठ से शुरू किया था, कंठ से थोड़ा बाहर आए तालु, तालु से थोड़ा बाहर आए तो मूर्धा, के बाद यहां पर आपके जो है दंत स्थान है। अब आप त, थ, द, ध जैसे वर्णों का उच्चारण करके देखिए, तो आपके दोनों दांतों के बीच में जीवा आ रही है, यानी कि दांत जो है वो जीवा को काट रहे हैं। आप करके देखिए, त, थ, द, ध। और एक बार फिर इसी चीज को अभ्यास में लीजिए और इस बार कोशिश कीजिए कि आपके दांतों के बीच में जीवा नहीं आए, त, थ, द, ध जो है वो करके देखिए। बिल्कुल हाँ, संभव नहीं है। तो देखिए, केवल जीवा बोलने में समर्थ नहीं है, जीवा के साथ साथ आपके दांतों का भी उतना ही उपयोग है आपका, क्योंकि मुख के अंदर के जगह है तो उस स्थान में दांतों का भी स्थान है और वो दांत भी उतना ही बोलने में सहायक है। तो दांत हमारे स्थान के रूप में। और इसके बाद में यहां पर जो हमारी आखिरी कड़ी है जब आप प, फ, ब, भ, म इन वर्णों का उच्चारण करते हैं तो आपके होठ मिल रहे हैं केवल, न जीवा हिल रही है न कुछ और हो रहा है। हर बार हवा को, श्वास को रोकने का, नियंत्रण करने का काम कौन कर रहा है? ओष्ठ कर। तो आप गौर करें तो पहला स्थान था कंठ, दूसरा स्थान था तालु, तीसरा स्थान हो गया मूर्धा, चौथा स्थान दंत और पांचवा ओष्ठ। अभी मैंने कहा था वैज्ञानिक वर्गीकरण, वर्गों की संख्या कितनी कल हमने पढ़ा था अपनी क्लास के अंदर, तो 5 ही वर्ग हैं, छठा वर्ग। अब जो बच गए वर्ण वो इन्हीं के अंदर ही कहीं ना कहीं लिखे जाएंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25 हमने बताई थी, 5 वर्ग बताए थे, तो 5 ही हमारे मुख के अंदर ये स्थान दिखाई दे रहे हैं। तो कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ। और इसके बाद एक और ध्वनि आती है जब आप मुंह बंद कर देते हैं लेकिन आपकी नासिका से हवा निकलती, जब आप ऐसा उच्चारण करते हैं तो ये जो है ये नासिक है, छठा स्थान। ये हिंदी के हिसाब से बता रहा हूं, संस्कृत के अंदर अलग है व्यवस्था, लेकिन यहां पर हमारे पास कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और छठा स्थान है नासिक। तो ये 6 स्थान यहाँ इस रूप में हैं। इन्हीं के संयोग से हम नए नए वर्णों को भी बोलेंगे, लेकिन मूल आपके पास यहाँ आ गया है, कंठ, तालु, ओष्ठ, दंत, मूर्धा और नासिका, और यही वर्गानुसार है। अब थोड़ा सा गौर करें, इधर से पहला स्थान देखें क्या है? कंठ। और वर्ग जब आप पहला गिनते हैं तो क, ख, ग, ख, ग। ये एक नंबर की, जब आपने प्रारंभिक कक्षा, जब पहली बार जीवन में स्कूल गए तब भी आपने जब सब सीखना शुरू किया था तो क ख ग घ को ही सिखाया गया। तो पहला जो स्थान है वो है कंठ। दूसरा स्थान क्या है वहां देखकर आप बोलिए, दिखाई देगा आपको तालु। तो तालु जो है उसमें च, छ, च, छ और ये सारे वर्ण हैं तालु में। तीसरे स्थान पर जब हम आते हैं तो तीसरा स्थान यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, मूर्धा। अब मूर्धा का प्रयोग करते हैं तो ट, ठ, ड, ढ और न। इसी क्रम में चौथे स्थान पर है दंत, और दंत में त, थ, द, ध, और आखिर में जो हमारे बचता है ओष्ठ। प, 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 प। आप चाहो तो अब इनको अलग अलग बोल करके देखें, तो इसको बोलते समय आपका कंठ सक्रिय हो रहा है, च, छ, ज का उच्चारण करते समय तालु का भाग काम में लिया जा रहा है, ट, ठ, ड, ढ और ण को बोलते समय आप मूर्धा का प्रयोग कर रहे हैं। मूर्धा का अर्थ भी आपको बताया था मैंने। दंत में त, थ, द, ध, न और ओष्ठ में प, फ, ब, भ की गणना हम करते हैं। ये तो हो गई वर्गीय व्यंजनों की बात। अब जो बच गए हैं उनकी बात हम यदि करें तो इन्हीं के अंदर उन्हीं का संयोग हो जाता है। अलग पेज पे मैं आपको पूरा वापस करवा रहा हूं। अब मैं केवल ये लिखूंगा कंठ और यहां लिखूंगा क वर्ग। पहला वर्ग हमारा क्या है? क वर्ग। और पहला जो है वो
कंठ भी है। तो अब इसके अंदर क वर्ग के तो पांचों वर्ण हैं ही हैं, क ख ग घ ng के साथ साथ अ की गणना भी, और ए का बड़ा भाई कौन है, आ, उसको भी लिखा जाता है। और इसके साथ साथ एक ऐसा वर्ण है कि गणना हम कंठ वर्णों में करते हैं। तो क वर्ग के पांचों वर्ण अ, आ, ह, और ये जो दो चिन्ह होते हैं तो हम बोलते हैं, हिंदी में बहुत कम प्रयोग आते हैं लेकिन फिर भी कुछ वर्णों में हम प्रयोग करते हैं, जैसे प्रातः शब्द का प्रयोग करते हैं, प्रायः शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उस विसर्ग का भी प्रयोग करते हैं। तो कोई पूछ ले आपसे विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान भी कंठ ही होता है। तो क वर्ग पूरा, अ, आ, ह और विसर्ग ये सब के सब कंठ स्थानीय है, इसलिए इन वर्णों को नाम दिया जाता है कंठ्य। लेकिन इनकी ध्वनि की यदि हम बात करें, कोई पूछे ध्वनि क्या है, तो ध्वनि का नाम ऐसा लिखा जाएगा। ये जो कंठ बोल रहे हो, ये केवल और केवल इतना बात कहता है, स्थान। कंठ और कंठ्य दोनों अलग अलग अर्थों को बताते हैं। कंठ एक स्थान है, जबकि उसकी ध्वनि जो है वो कंठ्य कहलाती। इसी क्रम में दूसरे स्थान पर हमने रखा तालु। तो तालु में दूसरा वर्ग हमारा क्या है, च वर्ग। और च वर्ग में फिर वो च छ ज झ य पांचों वर्ण हैं, और इसके साथ साथ ई दोनों प्रकार के, चाहे हर्षो बोलो चाहे दीर्घ बोलो, य और श, ये जो वर्ण है इनको तालु वर्ण में गिना जाता है, तालु इनका स्थान है। तो इसलिए इसको जो नाम दिया जाता है वो है तालव्य। इसी क्रम में आगे बढ़ते जाए, तीसरा स्थान हमारा था मूर्धा, और मूर्धा में तीसरा वर्ग यदि हम गिनते हैं, क्रमानुसार चल रहा है, देखो पहले क वर्ग सीखा, फिर च वर्ग सीखा, फिर ट वर्ग सीखा, प्रत्येक में पांच पांच वर्ण है। इसके साथ साथ एक स्वर हमारा है, पहले दिन से हमने पढ़ा था, री। इसके साथ र, और एक और वर्ण है श। तो री, र और श इन सब का स्थान मूर्धा है, और इसीलिए इन वर्णों को नाम दिया जाता है र। चौथा स्थान हमारा है दंत। दंत में जब आप गिनते हो तो अभी थोड़ी देर पहले आपने बोल के प्रयास किया था और दांतों का प्रयोग किया था, त थ द ध न, तो वो त वर्ग है। और त वर्ग में जो आगे के साथ साथ ल और त, इनको हम अलग से भी पढ़ेंगे, अभी एक बार मोटे रूप में बता रहा हूं। तो दंत जो है वो त वर्ग में पूरे करना होती है, के साथ साथ ल और स। तो दंत होने के कारण इस स्थान को नाम दिया गया है, तो नाम दिया गया है दंत्य ध्वनि। तो कौन सी दंत्य ध्वनि है, कौन सी मूर्धन्य ध्वनि है, कौन सी तालव्य ध्वनि है, उन्हीं की बात करें। यही एक और चीज सीखनी है, ये श है जो तालव्य है, ये श है ये मूर्धन्य है, और ये स जो है वो दंत्य है। नए वर्ण गिन रहा हूं, ये तो चल ही रहे हैं, पहले हमने देखा था यहाँ पे कंठ तालु मूर्धा, ये क वर्ग तय वर्ग तो चल ही रहा है। अब यहाँ पर अतिरिक्त वर्णों को भी हम साथ में लेके चल रहे हैं। तो ये चारों वर्ग हमारे हो गए। पांचवा वर्ग जो है उसका स्थान है ओष्ठ, और ओष्ठ वाला जो है पूरा का पूरा प वर्ग। इसके साथ साथ उ और दोनों। तो ओष्ठ वर्ग प फ ब भ म उ जब आप बोलते हो तो ये सारे के सारे वर्ण गिने जाते हैं, वो छह गिने। अब यहाँ देखें तो लगभग हमारे नए वर्णों की गणना यहाँ हो गई है, आ ई री उ ये स्वर आ गए हैं। इसके साथ साथ य र ल श स इतने वर्ण और गिने जा रहे हैं। तो इनका इनके साथ समीकरण बनता है, ये कंठ तालव्य मूर्धन्य दंत्य ओष्ठ्य ये सारे ध्वनियों के नाम हैं, और ये स्थानों के नाम हैं, कंठ तालु मूर्धा दंत और ओष्ठ। तो दोनों में ये फर्क है। जब ध्वनि पूछे तो आपको नाम ये मिलेगा दंत्य मूर्धन्य ओष्ठ्य, जबकि आपको स्थान पूछेंगे तो कंठ तालु मूर्धा दंत ओष्ठ ये जानने को। अब आप गौर करें, 1 2 3 4 5 6 और 7, हमारे यहाँ पर इस व्यवस्था में 7 स्वर आ गए।
जबकि हमारे हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है। बिल्कुल, तो 11 स्वर हैं, लेकिन या तो 7 ही दिखाई दे रहे, तो बाकी कहाँ गए? तो इसके लिए थोड़ा-सा आपको समझना है कि हमने नए स्वर बनाए थे, ए, ऐ, ओ, औ, तो उनको बनाते कैसे हैं? आप संधि के रूप में देखते हैं, तो अ का योग जब ई से होता है, कल भी उदाहरण दिया था आपको, नर और इंद्र 2 शब्द मैंने जोड़े, एक है नर और एक है इंद्र। अब इनको जोड़ दें यहाँ पर, तो ए और ई दोनों मिल गए, तो नया शब्द बन जाता है नरेंद्र। तो अंतर क्या आया कि यहाँ तो आप अ और ई को बोल रहे हो, लेकिन यहाँ पर आप ए बोल रहे। तो ए कैसे बना? ए के योग से और ई के योग से। अब यदि इस व्यवस्था को लेके चले, तो अ हमारा एक स्वर है और उसकी ध्वनि क्या है? कंठ। और ई भी एक हमारा स्वर है और ई की ध्वनि देखें तो क्या है? तालु। अब क्रम देखें तो पहले किसकी ध्वनि है? अ की, और ए का स्थान क्या है? कंठ। और ई का स्थान क्या है? तालु। दोनों को जोड़ दीजिए क्रम से। पहले ए है तो कंठ पहले आ गया, और ई बाद में है तो तालु बाद में आ गया। एक बना दीजिए। और स्वर क्या बनाया था? ए। तो ए का जो उच्चारण स्थान है वो आपके सामने, कंठ तालु। और इसी ए और अ का बड़ा भाई कौन है? अय। तो ए और अय दोनों ही स्वर जो हैं वो कंठ तालु, दोनों स्थान अलग अलग नहीं है, एक साथ बोला जाएगा कंठ तालु। तो ये ध्यान रखें। अब इसी क्रम में नया स्वर है हमारा ओ। ये कैसे बनता है? जब हम अ के साथ उ को जोड़ते, पहला ए और उसके बाद उ। उदाहरण समझे कि मैंने लिखा पर और एक शब्द लिख दिया उपकार। ऐसे ही और भी उदाहरण ले सकते हैं हम। एक लिखा हित और एक लिख दिया उपदेश। अब गौर करें, रै में क्या है? अ, आगे क्या है? उ। तय में भी अ, आगे क्या है? उ। लेकिन दोनों को जब जोड़ते हैं तो एक नई ध्वनि आपके सामने आ जाती, और वो शब्द जैसे यहां बन गया है उपकार। यहां क्या बनेगा? हितोपदेश। अब यहां तो आप ए और उ बोल रहे थे, लेकिन यहां पर आप ओ की ध्वनि बोल रहे हैं, यहां पर भी यही चीज है। अब ये ओ जो बना वो किससे बना? अ और उ से। तो वापस देखें, अ की ध्वनि की स्थान की बात करें तो वो है कंठ, और उ यदि हम देखें तो 5वें स्थान में हमने प्रयोग किया था ओष्ठ। देखें जरा, उ और उ कहाँ आ रहे हैं? ओष्ठ में। ए कहाँ आ रहा है? कंठ में। अब क्योंकि ए की ध्वनि पहले है, तो पहला स्थान कंठ का हो गया, और उ उसके बाद में, तो ओष्ठ उसके बाद आ गया। अब इन दोनों को भी जोड़ दें तो कंठोष्ठ। अब ध्यान देना, ये कंठोष्ठ ऐसे भी लिखा जा सकता है, और कंठोष्ठ 2 मात्राओं के साथ भी लिखा जा सकता है। दोनों शुद्ध हैं, दोनों स्वीकार्य हैं। तो ऐसा नहीं कि जी एक मात्रा वाला करें या 2 मात्रा वाला करें, तो ये व्याकरण के कुछ अपवाद हैं जिनमें ये दोनों स्वीकार किए जाते हैं। तो कंठोष्ठ शब्द ये बना। और स्वर की जब हम बात करें तो ओ और औ, ये दोनों कंठोष्ठ ध्वनि। ए और अय, ये दोनों कंठ तालु की। ये क्योंकि दो दो के संयोग से बन रहे हैं, इसलिए दो दो स्थानों का नाम हमने साथ में लिया। कंठ तालु से बनता है ए ऐ, और कंठ ओष्ठ से बनता है ओ औ। ये ध्यान रखें। कंठ और ओष्ठ नहीं बोलना, कंठ और तालु नहीं बोलना। इसको एक ही शब्द बनाना है, और वो कंठ तालु बनेगा, और ये भी एक ही शब्द बनेगा कंठोष्ठ। तो ये ध्यान रखते हुए, तो अब यदि हम देखें तो मूलतः हम सारी बातें यहाँ कर चुके हैं। अब यहाँ पर जो है कंठोष्ठ की बात करें तो ओ और औ की गणना हो गई। यदि हम कंठ तालु की बात करें तो ए और अय की बात हो गई। अब यदि आप इसको देखें तो एक वर्ण बच गया है हमारा, जो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा आपको। जरा देख के बचाओ कि कौन सा वर्ण बच गया। ये पांचों वर्ग आ गए, ये 4 2 6 एक 7 स्वर हो गए, 8 9 10 11, पूरे 11 के 11। यहाँ पर ये 4 हैं, और यहाँ पर हमने कितने गिने थे? 7।
तो दोनों को जोड़ दें तो स्वर भी 11 हो गए। यहाँ देखें तो श श स ह भी आ गया। यहाँ देखें तो य र ल, यदि पकड़ लिया हो आपने तो बताए कौन सा वर्ण बच गया? व। एक वर्ण जो नहीं आया इस गणना के अंदर वो है व, और व जो है उसको बोलते समय आपको इस चीज का प्रयोग, आपके दांतों को स्पर्श कर रहा है और होठ भी हिल रहे हैं, व बोल करके देखिए। नीचे वाले दांत है उसको जीवा जो है वो धक्का मार रही है, व। दोबारा फिर प्रयास कीजिए कि जीवा को जो है वो दांतों को स्पर्श नहीं करे और फिर व बोल कर देखें आप, आपको अनुभव हो जाएगा कि व का उच्चारण करते समय हमें दांतों की भी सहायता लेनी पड़ती है और ओष्ठ की भी सहायता लेनी पड़ती है। तो दोनों का योग जब हो जाए तब जाकर के वो व का उच्चारण करता है, तो दंतोष्ठ। अब आप गौर करें, दो स्थान मिले, दो स्थान मिले, दो स्थान मिले, ओ औ ए ऐ व, इनका उच्चारण इनसे होता है। दो दो स्थानों से आगे बढ़े तो आपको और सीखने को मिलेगा। ये जो है इसको नाम दिया है अनु। पहले एक नियम था कि जो ङ ण न पांचों वर्गों के पंचम वर्ण थे उनको जब हम लिखते थे तो उसको उच्चारण करने का ढंग भी अलग प्रकार का होता था, अलग उसको लिखते थे। उसको समान करने के लिए, हिंदी को सरल बनाने के लिए उन पांचों वर्णों के स्थान पर अ कहा गया, तो यह कहा गया, ण कहा गया, न कहा गया। ये पांचों वर्गों के हमारे स्थान हैं, वर्ण हैं। तो इनको हटा करके और हर जगह अनुस्वार का प्रयोग होना शुरू कर। कैसे? कि पहले जब थोड़ी देर पहले कल की क्लास में भी बताया था मैंने कि जैसे आपको गंगा शब्द लिखना है तो आपको गंगा ऐसे लिखना पड़ता था, शंख शब्द लिखना है तो आपको शंख ऐसे लिखना पड़ता था। ऐसे ही यदि आपको चंचल शब्द लिखना है तो पुरानी किताबों में आपको ऐसा मिलेगा, चंचल। ऐसे ही अंजलि या इसी प्रकार के और भी शब्द हैं। अब जैसे कंठ शब्द हम लिखते हैं ऐसे लिखना, पंडित ऐसे लिखना, ठीक वैसे ही संत शब्द है तो ऐसे लिखना, संतरा, और भी कुछ बना सकते हैं आप। और संपत्ति शब्द लिखना है तो आपको ये शब्द लिखना। एक शब्द याद आ गया, अक्सर जो लोग हैं वो गलत लिखते हैं, ये शब्द इस मात्रा वाला है, संपत्ति। मात्रा हमेशा दीर्घ होती है, लेकिन आप अखबारों में भी देखते हो, कई बार किताबों में भी छप जाता है, और बहुत हम जो लिखते हैं आप लोग तो अक्सर वो ऐसा शब्द लिख देते हैं। ये अशुद्ध है, जो क्योंकि व्याकरण में हमारे शुद्ध और अशुद्ध का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो ये दंपत्ति शब्द यदि कोई प्रयोग करता है, लिखता है ऐसा, तो वो अशुद्ध माना जाएगा। ये मात्रा हमेशा पर दीर्घ होती है, दंपत्ति, ये ध्यान रखते। तो अब दंपत्ति में मैं का प्रयोग कर रहे हो, संपत्ति में मैं का प्रयोग कर रहे हो, गंगा में ङ का प्रयोग कर रहे हो, पंडित में ण का प्रयोग कर रहे हो, संत में न का प्रयोग कर रहे हो, का। तो देखो तो ये पांचों वर्गों के वो वर्ण हैं जो नासिक। अब हुआ क्या कि इस अनुस्वार का उच्चारण इसके स्थान पर सेट कर दिया गया। यानी कि आज यदि आप कहीं पढ़ते हैं तो वहां पर आपको मिलता है चंचल, वहां पर अंजलि, इसको गंगा, को शंख। सब में क्या समानता दिख रही है आपको? कि जो पंचम वर्ण का नियम था वो हिंदी में स्वीकार कम करते हुए, या उसको यूं माने कि थोड़ा सा आपको सरलीकरण करते हुए हर जगह अनुस्वार का प्रयोग कर दिया। जबकि यहाँ पर ङ का प्रयोग कर रहे हो, यहाँ पर मैं का कर रहे हो, यहाँ पर न का कर रहे हो। लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि जहाँ पर भी हो, तो जो विद्यार्थी है उनको समस्या ये आ रही थी कि कहाँ तो न लिखना है जी, कहाँ पर ङ लिखना है, कहाँ पर ये लिखना है, कहाँ न लिखना है। तो उसको सरल करने के उद्देश्य से इस अनुस्वार का प्रयोग सब जगह कर दी। पंडित भी है तो ऊपर अनुस्वार लगा दो, संत है तो आप संत लिख दो। तो इस अनुस्वार की भी ध्वनि है। और वापस पहले स्थान पर चलते हैं, तो आपको बताया था नासिका। तो जब आप हवा को, श्वास को नासिका से सीधा बाहर निकालते हो
तो वो ध्वनि कहलाती है अनुस्वार। आप बोल करके देखें। गूंज रही है ध्वनि, आ रही है ध्वनि आप तक। अब उस ध्वनि में ङ का जो अनुस्वार का उच्चारण हो रहा है वो जब आपको मुख को बंद करके और सीधी श्वास और नासिका से ही बाहर निकलती हो तो ये स्थान हमारा नासिका। अनुस्वार का स्थान कोई आपसे पूछे तो उसका स्थान है नासिका, क्योंकि आपको मुख का कोई भाग भी काम में नहीं लेना है। कंठ है, न तालु है, न दंत है, न ओष्ठ है। छठा स्थान हमारा है नासिका। और नासिका होने के कारण ध्वनि को जो नाम दिया गया है, नाम दिया गया है नासिक। अब यहां पर विशेष बात क्या है, क्योंकि अब इन पांचों को भी किस में शामिल कर लिया गया, अनुस्वार के रूप में ले लिया गया, तो इन पांचों वर्णों की एक ध्वनि क्या हो गई, नासिका भी हो। उच्चारण स्थान की बात करें तो इनका एक उच्चारण स्थान तो अपना जो कंठ तालु मूर्धा वाला तो है ही है, के साथ साथ यहाँ पर इनका स्थान अनुस्वार के रूप में बदल दिया गया तो नासिका में बन गया, और नासिका होने के कारण ये नासिक के। तो ये सारे वर्णों के उच्चारण स्थान है। अब इसको थोड़ा सा संक्षेप कर लेते हैं। 10 ऐसे वर्ण हैं जो दो स्थानों से बोले जाते हैं। दो स्थान 10 वर्ण है। कौन कौन से हैं अलग से आप लिख लीजिएगा स्वतंत्र रूप से। पहले हमने प्रयोग किया था ए और अय का, उसी क्रम में आगे बढ़े तो ओ और औ का, और फिर हमने एक प्रयोग किया था व का। आप देखें पुराने चार्ट के अंदर कंठ ओष्ठ, कंठ तालु, दंत ओष्ठ, दो दो स्थानों का योग करके बना रहे हैं ये। तो ये 5 हैं, ओ औ ए अय और व, यहां हो गए 5। और इन 5 की गणना हमने यहां पर कर दी है, 1 2 3 4 5। अब बताए कुल कितने, 10। तो अभी इसको देखें कि 1 2 3 4 5, और यहाँ पर इनका स्थान देखें तो च वर्ग का है तो तालु है, क वर्ग का है तो कंठ है, तो इनके एक 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 स्थान तो यहाँ है, और एक जगह सब जगह इसको नासिका के रूप में हमने मान लिया। तो जैसे आपसे पूछे कि ङ का उच्चारण स्थान क्या है, तो उस व्यवस्था में चले तो ये कंठ वाला भी है, और यहां से हम लेके चले ये नासिका वाला भी। इसके दो स्थान हो गए, कंठ भी हो गया और नासिका भी हो गया। ऐसे ही य का अपना जो स्थान है वो तालु है, और दूसरा उसका नासिका है। ण मूर्धा भी है और नासिका, यानी नासिका सबके साथ चलता जाएगा। और इसी क्रम में हम आगे बढ़े तो आ गया न, तो न का अपना जो स्थान है वो दंत है और नासिका भी है। और फिर अंत में रह गया म, तो म का स्थान ओष्ठ भी है और नासिका भी है। तो ये दो दो स्थानों से बोले जाते हैं। तो 10 वर्ण ऐसे हैं जो दो स्थान से उच्चरित होते हैं, ऐ ऐ ओ औ व और ङ य ण न म। तो इनके अपने अपने जो स्थान है वहां पर तो है ही हैं, इसके साथ साथ नासिका भी है। तो दोनों के स्थान के संयोग से बोले जाते हैं। तो आपसे पूछ ले भी दो स्थानों से उच्चरित होने वाले वर्णों की संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर हमेशा रहेगा 10। फिक्स हो गया। अब दूसरी और महत्वपूर्ण बात इसी व्यवस्था के अंदर, आपने एक नाम पढ़ा है, बहुत बार अभी प्रयोग किया हमने, और वो है अनुस्वार। और एक नाम कभी सुना हो आपने या आपके ध्यान में हो, वो नाम है अनुनासिक। क्या अंतर है इन दोनों के अंदर? हाँ हाँ, कोई बताना चाहे तो बिल्कुल स्वागत है आपका। अब सीखना यहाँ पर ये है कि अनुस्वार जो है वो शुद्ध रूप से केवल और केवल नासिका से ही, जैसे बताया आपको अनुस्वार है वो जितना मर्जी लंबा आप इसको खींच सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन आपको मुख का कोई भाग सक्रिय नहीं करना, किसी प्रकार की आपको यहाँ पर काम और नहीं लेना, मुख का कोई भी भाग यहाँ पर सहयोग नहीं करेगा। तो नासिका से सीधी हवा बाहर आएगी, ऐसी ध्वनि है वो अनुस्वार है। जब आप ओम का उच्चारण करते हैं, ओम,
तो ये जो की ध्वनि आ रही है वो केवल और केवल नासिका से आ रही है। अब दूसरे जो है वो है, उसके लिए आपको मुख का भी काम लेना पड़ता है और नासिका का भी काम में लेना, यानी कि दोनों के संयोग से ही बोल सकते हो। एक के भी बंद होने पर आप उसका उच्चारण नहीं कर सकते, और वो यही पांचों वर्ण है। आप गौर करें, इनका कंठ, तालु, मूर्धा, दंतोष्ठ, ये जो स्थान है यार मुख वाले हैं, और नासिका एक अलग ध्वनि है। आप मुंह बंद करके आप म का उच्चारण करके देखिए, मुंह बिल्कुल बंद कर लीजिए और मैं बोल के देखिए, नहीं बोल सकते। ऐसे य है, ण है, न है, किसी को भी आप मुंह बंद करके नहीं बोल सकते, यानी कि मुख चाहिए और मुख का ये स्थान भी चाहिए। दूसरी तरफ आप नासिका बंद कर करके फिर इनको बोल करके देखिए, किसी को भी नाक बंद कर लीजिए, हवा नाक से बाहर नहीं आनी चाहिए, तो नहीं बोल पाएंगे। यानी कि आपको जितना मुख्य स्थानों की आवश्यकता है उतनी आवश्यकता नासिका की भी है। तो ऐसे जो वर्ण है जो मुख और नासिका दोनों के संयोग से बोले जाते हैं, उन वर्णों को अनुनासिक। हालांकि अनुस्वार में भी नासिका काम आ रही है, अनुनासिक में भी नासिका काम आ रही है, लेकिन दोनों में यहाँ के यहाँ शुद्ध रूप से नासिका ही काम में आ रही है, मुख का कोई भाग काम नहीं आ रहा। जबकि अनुनासिक में आपको मुख्य स्थान भी चाहिए और नासिका का भी सहयोग चाहिए। इसके बिना जैसे जुकाम होता है कई बार, तो आप जब बोलते हो तो इन ध्वनियों को बोलते समय आपको बड़ी मुश्किलें आती है, क्योंकि नाक बंद है तो सांस जो है बाहर नहीं आ रही नासिका से, तो इसलिए इन वर्णों का उच्चारण करना मुश्किल। तो 10 वर्ण ऐसे हैं जो दो स्थानों से उच्चरित होते। कौन कौन से हैं आपको पता चल रहा है? ए, ऐ, ओ, औ, व। फिर थोड़ा सा बता देता हूं कि ये जब बोलते हैं तो आप दो स्थान कौन से काम में लेते हैं? कंठ, तालु। जब इनको बोलते हैं तो आपका कंठ, ओष्ठ, और जब इसको बोलते हैं दंतोष्ठ। ये तो दो 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 दो, ऐसे ये दो ये दो ये दो ये दो, ये कुल 10 वर्ण ऐसे हैं जो दो स्थानों से ये जाते हैं। ये व्यवस्था हमारी उच्चारण स्थान के आती है। इसी क्रम में आगे जब हम और बढ़ते हैं, तो ये हमारे उच्चारण स्थान हो गए कुल। ये हमने आज व्याख्या की। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, उससे पहले कुछ सूचनाएं आपके लिए मैं दे देता हूं कि हम हिंदी की शिक्षण विधियां कुछ बच्चों के आए थे, कमेंट आए थे, 2 दिनों से आ ही रहे थे, और फोन पर भी बात हुई उन कईयों से। तो शिक्षण विधियां ऑनलाइन हम यूट्यूब पर करना चाहते हैं। यदि आप इसको स्वीकार करते हैं तो आप अपने कमेंट हमें दीजिएगा, तो उससे पता चल जाएगा कि कल या परसों के अंदर, फिर 2 दिन के अंदर हम व्यवस्था करके आपको शिक्षण विधियां जो है वो हिंदी की रीट में भी जो आपको काम आएगी, द्वितीय श्रेणी की जब परीक्षा होगी तो उसमें भी वही काम आएंगी, तो वो शिक्षण विधियां हिंदी की आपको करवा दी जाए। आप यदि इस लेक्चर को पीडीएफ के रूप में डिस्क्रिप्शन में देखने चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर भी ये उपलब्ध हो जाएगी। तो आप इसको, सहयोग आपका फिर चाहिए। मैं बार बार आपसे, हम एक ही निवेदन कर रहे हैं, और एक बात इस रूप में भी है कि जो सड़क बड़े शहरों तक जाती है वही लौट करके गाँव तक भी आती है। तो हम यदि यहीं पर अपना अच्छा एक व्यवस्था बना दें, नौहर जैसे क्षेत्र के अंदर बहुत संभावनाएं हैं आप लोगों के आगे बढ़ने की, बाहर भटकने की जरूरत नहीं है। और दूसरी बात है कि घर का जोगी जोगना और आन गांव का सिद्ध। यदि आप इस मुगालते में होकर के बाहर जाते हैं तो निस्संदेह बहुत सारे खर्चों से तो पीटिसते ही हैं, और साथ साथ में आपको और भी बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जबकि आपको लोकल यहाँ नौहर के अंदर ही सारी सुविधाएं स्पेशल क्लासेस नौहर की तरफ से उपलब्ध करवाई जा रही हैं। आप लोग हमारा सहयोग बनाए रखें। जय हिंद, जय विद्यार्थी।